हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वीडियो माइनर टेस्ट 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा आज अपन बात करेंगे। तो आज का पहला सवाल आ जाता है साथियों। सवाल दे रखा है कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर में सम्मिलित प्रोग्राम नहीं है। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम भी है, भाषा अनुवाद या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन बोल सकते हो, तो ये भी इसी का पार्ट माना जाता है। लेकिन जो वर्ड प्रोसेसर है ये आपको नहीं देखने को मिलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट्स जो टेक्स्ट रखते हैं वो कहलाते हैं। तो साथियों, वो क्या कहलाते हैं? प्लेस होल्डर कहलाते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि मिसाइल सिस्टम, परमाणु रिएक्टरों, उपकरण संचालन में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो साथियों, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास ली थी उसमें जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का प्रथम संस्करण कब विकसित हुआ था? तो साथियों, ये 1985 में विकसित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा समूह ग्राफिक्स फाइल एक्सटेंशन है? तो कौन सा है साथियों? सबसे पहले तो कौन सा आता है? जेपीजी आता है। जेपीजी के बाद में जीआईएफ आ जाता है और जीआईएफ के बाद में बीएमपी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा साथियों? चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एमएस ऑफिस वर्ड में कौन सी शैली अक्षरों की शैली कहलाती है? अक्षरों की शैली नहीं है। तो साथियों देखो, कौन सी आ जाती है? एक तो रेगुलर है, अंडरलाइन भी है, इटैलिक भी है, लेकिन सब स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एमएस ऑफिस वर्ड में हेडर और फुटर डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो किसका प्रयोग करते हैं? मेन्यू बार का प्रयोग कर एमएस वर्ड के अंदर से हेडर और फुटर डाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा कि एमएस ऑफिस में किस कमांड द्वारा किसी पैराग्राफ के बैकग्राउंड का रंग बदल सकते हैं? तो कैसे बदल सकते हैं साथियों? शेडिंग से बदल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्न में से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में मान्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? उसमें करेक्टर आपको देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर इसका काम जो एमएस एक्सेल का काम होता है वो कैलकुलेशन का ही होता है। तो साथियों, इसमें न्यूमेरिक डेटा ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में अपनी प्रस्तुति को प्रत्येक स्लाइड का लघु चित्रण क्रमानुसार देखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, किसका प्रयोग करोगे? स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 में टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन है वो पूछा गया। तो क्या होता है साथियों? वो होता है .dot होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो साथियों, कंट्रोल शिफ्ट और F12 का यूज़ कर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एमएस एक्सेल में संख्याओं का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट खालिस्तान होता है। तो कैसा होता है साथियों? ये होता है राइट अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर संख्याओं की जगह कौन सा जाता है, अगर नंबर या करेक्टर आ जाता तो साथियों कौन सा बताना पड़ेगा आपको? यहाँ पर होता है, तो ये कौन सा होगा? वो होगा लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है? तो साथियों, ये मार्जिन से संबंधित माना जाता है। और गटर मार्जिन कौन सा होता है? जब आप कभी भी कोई बुक के स्पायरल करवा कर लेकर आते हो तो जो स्पायरल वाला एरिया होता है उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, इस तरफ से वो बाइंडिंग होती है ना स्पायरल, तो इस वाले को अपन क्या कहते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एमएस एक्सेल में किसी शब्द के बाईं ओर तथा दाईं ओर के खाली स्पेस को हटाने के लिए प्रयुक्त फंक्शन कौन सा होता है? तो साथियों, वो कौन सा होता है? ट्रिम फंक्शन का यूज़ किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, ज्योग्राफी के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। सवाल है कि अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब कि आपको छोटे से बड़े की तरफ आपको बताना है।
सबसे पहले बात करें साथियों ऋषिकेश चोटी। ऋषिकेश है कहाँ पर साथियों, ये सीकर में है लाडलो। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 1090 मीटर आपको देखने को मिलती है। दूसरा जाता है कमलनाथ। कमलनाथ की स्थिति आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी और इसकी ऊंचाई बात करें तो साथियों कितनी आ जाती है, 1001 मीटर आपको देखने को मिलती है। धोनिया डूंगर है तो ये साथियों उदयपुर में आपको देखने को मिलेगा और इसकी जो ऊंचाई है वो 1183 मीटर आपको देखने को मिलेगी। रघुनाथगढ़ है तो वो सीकर में है साथियों, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर आपको देखने को मिलती है। तो जमाते हैं साथियों इसको अपन आरोही क्रम में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे जो छोटी ऊंचाई है वो कमलनाथ की है तो ये दूसरा नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा नंबर किसका आता है साथियों, फिर दूसरा नंबर आ जाता है, यहाँ पर से दे रखा है रघुनाथगढ़ दे रखा है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर तो दूसरा चौथा जाता है। ठीक है, तीसरा बात करें तो तीसरा कौन सा आता है साथियों, तीसरा जाता है यहाँ पर ऋषिकेश आ जाता है और एक और धोनिया डूंगर है, ये 1183 मीटर है तो ये तीसरा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये रहेगा जो इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल आता है कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति आपसे पूछी गई है। राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है साथियों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से याद रखना। ठीक है, पूरा का पूरा डेटा आपको याद रखना है तभी आपका जवाब सवाल है वो सही हो पाएगा, अदरवाइज आप गलत कर दोगे साथियों। ये तो आपका उत्तरी मतलब कि अक्षांश विस्तार हो गया। अगर देशांतरीय विस्तार पूछ ले तो क्या बताना है साथियों, ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है। ठीक है, पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक बताना है, 78 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये आपका क्या मिलेगा साथियों, ये मिलेगा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। दोनों चीज़ें हैं, याद रखना इम्पोर्टेंट है, कभी कभार सवाल बन जाता है। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालों का स्तूप को जीवावशेष बालों का स्तूप माना जाता है। तो किसको माना जाता है लाडलो, अवरोधी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन आपसे पूछा गया है। सवाल दे रखा देखो, यहाँ पर से पहला आ जाता है देखो, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में 58.5% भाग पर बालों का स्तूप पाए जाते हैं। कथन एकदम सही है साथियों। दूसरा बात करें, जसूसर, सालीसर, मलसीसर आदि नागौरी उच्च बेसिन में स्थित हैं। तो साथियों ये बात यहाँ पर से गलत आती है, ये नागौरी उच्च बेसिन में स्थित नहीं है। ठीक है, तो यही आपका कथन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बनास बाणगंगा बेसिन के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है लाडलो, नेक्स्ट बात करते हैं, महान सीमा भ्रंश स्थित है। तो जो महान सीमा भ्रंश स्थित है साथियों धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, भरतपुर एवं अलवर जिले का अधिकांश भाग किस समवर्षा रेखाओं के मध्य स्थित है। तो साथियों वहाँ पर से 600 से लेकर 700 मिलीबार वर्षा रेखा गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि राजस्थान में मानसून की प्रत्यावर्तन की ऋतु कौन सी है। तो कौन सी है लाडलो, ये सवाल आ जाता है, यहाँ पर से इसका शरद ऋतु आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युगम पूछ रहा है। ठीक है, असुमेलित युगम के बारे में बात करें तो सबसे पहले शुष्क जलवायु प्रदेश है। तो यहाँ पर से जिले कौन कौन से दे रखे हैं, गंगानगर, जोधपुर और जालौर दे रखे हैं। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों। शुष्क जलवायु प्रदेश की तरफ आप चलोगे तो जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, वो वाला क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर से पहला कथन आपका असुमेलित है। नेक्स्ट सवाल है कि उष्ण एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW निम्न में से किस जिलों के समूह में पाई जाती है। तो साथियों मतलब कि स्टेपी प्रकार की वनस्पति वाला क्षेत्र पूछा गया है, जिसमें से पाली, सीकर, झुंझुनू वाला क्षेत्र माना जाता है, जो अरावली के समीप वाला क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा।
नेक्स्ट सवाल के बारे में चर्चा करें साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। जसवंत सागर, अगर एक तरफ आपको बांध दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दे रखी है। जसवंत सागर के बारे में बात करें तो जसवंत सागर की जो स्थिति है साथियों, आपको जोधपुर में देखने को मिलेगी। जेत सागर कहाँ है लाडलो, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, बूंदी में देखने को मिलेगा। ये रहा आपका बूंदी। हेमवास या फिर हेमावास है साथियों, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा पाली में मिलेगा। और पन्ना साहा तालाब है, ये झुंझुनू में देखने को मिलेगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, ये तीसरे वाला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, तुर्जी का झालरा नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। तो कहाँ पर है साथियों ये झालरा, ये आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, निम्न में से कौन सा नदी समुच्चय त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है। सबसे पहले बात करें बनास, बेड़ज और मेनाल, तो साथियों ये बिगोद में है। कहाँ है लाडलियो, बिगोद में है, और बिगोद भीलवाड़ा में बोल सकते हो आप। ठीक है, दूसरा बात करें, दूसरा जाता है सागरमती, अहेली, अंधेरी, ये आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा राजस्थान के अंदर से। ठीक है, दूसरा दे रखा है चंबल बनास सीप। चंबल बनास सीप की जो स्थिति है वो साथियों कहाँ पर आ जाती है, रामेश्वरम में आ जाती है। रामेश्वर कहाँ पर, रामेश्वर घाट बोल सकते हो, और ये इसकी स्थिति है सवाई माधोपुर में। ठीक है, कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। दूसरा बनास डाई खारी, तो ये कहाँ पर आ जाता है साथियों, ये राजमहल में आ जाता है, राजमहल टोंक में। एक और बच गया साथियों त्रिवेणी संगम, जिसमें से आप बोल सकते हो माही, सोम, जाखम। ठीक है, वो याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थिति बेणेश्वर, कहाँ पर है साथियों, बेणेश्वर आ जाता, और बेणेश्वर डूंगरपुर में बोल सकते हो, ये आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन से नहीं है साथियों, सोम नहीं है, और सारी के सारी नदियाँ चंबल, बनास, बेड़च हैं, ये किस में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी का भाग माना जाता है। ठीक है, जब अपन राजस्थान का अपवा तंत्र पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रकार का नदी तंत्र पढ़ते हैं। एक तरफ आ जाता है बंगाल का अपवा तंत्र, दूसरा कौन सा आता है साथियों, अरब सागर का नदी तंत्र आ जाता है, और तीसरा आ जाता है आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। तो उस हिसाब से सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है साथियों। तो देखो सबसे पहले एक तरफ नदी दे रखी है उनकी, दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियाँ दे रखी हैं। माही है, माही की जो सहायक नदी है साथियों अनास नदी आपको देखने को मिलेगी, और काली सिंध है उसकी ये कौन सी जाती है, निवाज आ जाती है साथियों। पार्वती की जो सहायक नदी मानी जाती है वो अंधेरी नदी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और बेड़च है वो कौन सी आ जाती है साथियों, ये मिलेगी आपको गंभीरी नदी, इसकी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों, ए में तीसरा है, बी में पहला है। ठीक है, ए में तीसरा और बी में पहला, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है साथियों, दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में नदियों का जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम में पूछा गया है। तो अवरोही क्रम के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर बनास, लूणी, चंबल और माही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कौन सी झील को शामिल नहीं किया गया है साथियों। तो कौन सी को नहीं किया गया है, याद रखना ये कोलायत झील है, इसको शामिल नहीं किया गया है। कोलायत झील के बारे में बात करें तो साथियों ये बीकानेर में है। कहाँ पर है साथियों, बीकानेर में जाती है। फतेह सागर बात करें तो इसकी स्थिति आपको उदयपुर में देखने को मिलती है। पिछोला है, ये भी उदयपुर में है। आना सागर है, ये अजमेर में है। ठीक है, इनको याद रखना। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं लाडलो। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित में असुमेलित युगम के बारे में बात हो रही है। एक तरफ झील दे रखी है, दूसरी तरफ आपको जिले दे रखे हैं। कनक सागर के बारे में बात करें तो कनक सागर की जो स्थिति है साथियों बूंदी में आपको देखने को मिलती है, डूंगरपुर में नहीं है। डूंगरपुर में कौन सी झील है, गेब सागर है। कहाँ है साथियों, गेब सागर आपको देखने को मिलती है, और यही आपका कथन असुमेलित दिया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है? सरल सा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है और जयसमंद इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो किससे जोड़ा गया है साथियों? फतेह सागर से उसको जोड़ा गया है जलापूर्ति के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, खारवाल जनजाति कौन सी झील में नमक उत्पादित करती है? देखो साथियों, जो खारवाल जनजाति है ये जैसलमेर बाड़मेर की तरफ आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो झील उसका नाम आता है वो पचभद्रा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मृदा की पारिस्थितिकीय समस्या सेम की से भीषणात्मक प्रभावित हैं? तो साथियों, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो मृदा संरक्षण योजना है ये भी यहीं से स्टार्ट की जाती है, गंगानगर हनुमानगढ़ से। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन क्या दे रखा है? देखो, इसमें चिक्का व दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। यह मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिले में मिलती है। तो उपरोक्त कथनों के आधार पर राजस्थान की मृदा का प्रकार पूछा गया है, मतलब कि ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं ये कौन सी मृदा की हैं? तो साथियों, ये लाल पीली मृदा है उसको अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है साथियों? तो वहाँ पर राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है उसमें से कछारी और दोमट प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। तो जिप्सीफेरस मृदा है साथियों, ये आपको बीकानेर में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत आपसे पूछा गया तो कितना है? 70.5% आपको बताना है। ये आर्थिक समीक्षा के कुछ डाटा हैं जो आपको रटने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में बहुआयामी गरीबी 2023 के अंतर्गत रहने वाली आबादी की सर्वाधिक संख्या वाला जिला तो कौन सा आएगा? प्रतापगढ़ आएगा लाडलो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में श्रम बाल भागीदारी दर आपसे पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 67.7% आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि हमारे तो सिलेबस के अंदर से इकोनॉमिक्स नहीं दे रखी है। तो लाडलो मैं बता देता हूं कि आपको जो इकोनॉमिक्स का एक जो क्वेश्चन है ये करंट से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, करंट तो आपको दे रखा होगा ना, तो उसी से पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? याद रखना, JK मेहता है, ये गरीबी आकलन से नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो किससे किया जा सकता है? जो पोषणिक आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 पूछा गया है? ठीक है। देखो, ग्रामीण और शहरी दोनों डेटा पूछे गई हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें तो सर्वाधिक कौन सा है? ग्रामीण के अंदर से बात करें तो बांसवाड़ा में आपको देखने को मिलेगा, और बांसवाड़ा में भी कितना है लाडलो? 937 है। दूसरा बात करें शहरी लिंगानुपात नागौर का पूछा गया है तो कितना है? आपको 900 कितना बताना है? 7 बताना है। ये 937 तो बांसवाड़ा का है और नागौर का है 907। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर आपसे पूछी गई है तो 45.8% आपको बतानी है लाडलो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो देखो साथियों, सबसे कम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बाड़मेर में देखने को मिलेगा। सरल सा सवाल है, आप आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में
जनसंख्या का वितरण असमान है, कथन एक दे रखा है। दूसरा जो कथन दे रखा है कि राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों की विविधता पाई जाती है। साथियों दोनों के दोनों जो कथन हैं वो आपको एकदम सही देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बात करते हैं रट लो। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई है। तो कौन सी की गई है साथियों, याद रखना 32 दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में नवसर्जित रामसर साइट मेनार तथा खींचन क्रमशः स्थित हैं। तो साथियों जो मेनार है ये आपको उदयपुर में देखने को मिलेगी और खींचन है ये फलोदी में देखने को मिलेगी। ठीक है लाडलो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन स्थित है। तो कहाँ पर है साथियों, ये आपको आसोप भीलवाड़ा में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको वन्य अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको जिला दे रखे हैं। शेरगढ़ के बारे में बात करें तो साथियों शेरगढ़ बूंदी में नहीं है। कहाँ पर है साथियों, 12 में आपको देखने को मिलेगा। इसको घोषित किया जाता है 1983 के अंदर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई। तो कब जारी की जाती है साथियों, 5 जून को जारी की जाती है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है साथियों। तो ये सवाल आपको पटवार में भी देखने को मिल रहा है, वीडियो में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करें तो आपकी जो 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिल रही है उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व वानिकी दिवस साथियों ये कब बनाया जाता है, 21 मार्च को बनाया जाता है लाडलो। ठीक है, 22 मार्च को क्या बनाया जाता है, विश्व जल दिवस, जल दिवस बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में सालर वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों, ये उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। इस ऑप्शन के अनुसार आपका सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा कि ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं दर्ज की गई हैं साथियों। तो ये उदयपुर में दर्ज की गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। तो कहाँ पर है साथियों, ये गूढ़ा गांव और गिरल में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिसंबर 2024 तक राजस्थान की कुल ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता पूछी गई तो कितनी आ जाती है, वो याद रखना, वो आती है 26,325 मेगावाट। ऑप्शन नंबर चौथे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा बेसिन एक पेंट्रोफेरस बेसिन उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है लाडलो, जोधपुर बेसिन आपको नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में सम्मिलित निम्न में से उपयुक्त जिला युग्म आपसे पूछा गया है। तो ग्रीन कॉरिडोर के अंदर से बात करें तो चित्तौड़गढ़, नागौर, बीकानेर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन क्या दे रखा है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा विकसित की असीम संभावनाएं हैं। दूसरा बात करें तो भड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। तो साथियों इसमें से क्या आएगा, दोनों के दोनों कथन सही हैं और ए है वो आर है वो इसकी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं लाडलो। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए थे। तो कहाँ पर किए गए थे साथियों, जैसलमेर तथा आकाल में किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, रेवदर, वालदा तथा बीजाथल क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध हैं। तो किसके लिए फेमस हैं, टंगस्टन के लिए फेमस माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है साथियों। तो पहला कथन क्या दे रखा है, तांबा, राजपुरा, दरीबा और सिनेदर कला। तो साथियों यही आपका कथन यहाँ पर से असुमेलित देखने को मिल जाता है। तांबा के बारे में बात करें तो एक क्षेत्र जो अधिकार रखता है अपने राजस्थान में तो वो खेतड़ी वाली खान रखती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से डोलोमाइट खनन से संबंधित क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, याद रखना, सलादीपुरा नहीं है।
नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में राजस्थान देश का कुल कितना प्रतिशत कच्चा तेल उत्पादित करता है। तो कितना करता है, लगभग 15% राजस्थान अकेला उत्पादित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट का अपने को चयन करना है। एक तरफ आपको खनिज क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको खनिज दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से सबसे पहले बात की गई है अकवाली और सतकुई, तो ये किससे संबंधित आ जाती है, तो ये आ जाती है साथियों तांबे से संबंधित है। दूसरा रामपुरा अगूचा, रामपुरा अगूचा है ये सीसा जस्ता के लिए फेमस मानी जाती है। दूसरा जगपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया है ये सोने के लिए मानी जाती है। मांडो की पाल के बारे में बात करें तो ये फ्लोराइड के लिए फेमस मानी जाती है। और एक और बच जाता है सबला लोहारिया, सबला लोहारिया तो कहाँ पर बात करें तो ये आ जाती है साथियों लाइमस्टोन के लिए फेमस मानी जाती है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा देखो ए में चौथा, बी में पाँचवा। ठीक है, ए में चौथा, बी में पाँचवा, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जयपुर जिले की बंजारी तथा लक्ष्मी खनन क्षेत्र खाने हैं तो किसके लिए फेमस मानी जाती हैं, यह वर्ग की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो जोबनेर जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से पशु और मुख्य नस्ल से असुमिलित युग्म की पहचान करनी है आपको। तो यहाँ पर से कौन कौन सा दे रखा है, बकरी के जमुनापरी दे रखी है, भैंस की खेरी दे रखी है, तो यही आपका असुमिलित देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म की पहचान करनी है। एक तरफ आपको दे रखे हैं केंद्र, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दे रखी है। पहला केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है, ठीक बात आती है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है, ठीक है। शुक्र प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में बता रहा है, तो साथियों ये शुक्र है ये अजमेर में है, अजमेर में सॉरी अलवर में है। कहाँ लाडलो, अलवर में है। दूसरा बात करें बस्सी में क्या है, फिर बस्सी में आ जाता है साथियों गोवंश संवर्धन फार्म आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या में खालिस्तान कमी दर्ज की गई है, तो कितनी दर्ज की गई है, 1.61%। ठीक है, पहला वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि इसरो की मरुस्थलीय व भू अवनयन एटलस रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में खालिस्तान दर्ज की गई है, तो कितनी दर्ज की गई है साथियों, 0.84% की जो है वो कमी दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सूखा विकास कार्यक्रम भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा क्रमशः खालिस्तान अनुपात में वित्त पोषित है। तो साथियों केंद्र सरकार द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा 75% और राज्य सरकार के द्वारा 25% ये वित्त पोषित है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो कौन आ जाते हैं साथियों, ये आते हैं प्रोबो सुबियांतो, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है साथियों। पहला कथन बात करें तो यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, एकदम बात सही है। ठीक है, दूसरा बात करें, इस सूचकांक में राजस्थान फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में शामिल रहा है, ये बात एकदम गलत आ जाती है साथियों। ठीक है, दूसरा इस सूचकांक में ओडिशा देश के शीर्ष स्थानों पर रहा, एकदम बात सही है। तो पहला और तीसरा आपके कथन आपके एकदम सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है साथियों, याद रखना पुदीमदका आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो डॉक्टर गुकेश हैं, ये शतरंज से हैं, ठीक आ जाती है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से आ जाती है। प्रवीण कुमार नौकायन से बताया गया है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वी नारायण को किया गया है साथियों। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी में 32वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया साथियों? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं उपग्रह NVS-02 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हर सत्य कथन के बारे में बात होनी है। पहला जाता है इसे युवा सैटेलाइट सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया, एकदम बात सही है। दूसरा बात करते हैं इसे GSLV F-15 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें इसे भारत व इसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थिति वेग व समय सेवाएं प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है, तो ये बात भी एकदम सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन आपके एकदम सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, पहले इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतकों GI टैग की सूची में सम्मिलित हस्तशिल्प घर चोला किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से है लाडलो। कहाँ से है? गुजरात से। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ICC महिला चैंपियनशिप 2025 ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महिला पुलिस बटालियनों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो एक तरफ आपको महिला बटालियन, दूसरी तरफ मुख्यालय। पद्मनी बटालियन का मुख्यालय सीकर में है, ठीक है। हाड़ी रानी बटालियन का मुख्यालय अजमेर में है। कालीबाई बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है लाडलो? अलवर में है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर से असुमेलित है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन अपन बात करते हैं कि 15 जनवरी को राजस्थान में इस अभियान का शुभारंभ सांगानेर जयपुर से किया गया, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें इस अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी से वर्षा जल संचय की परंपराओं को पुनर्जीवित करना है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है। नेक्स्ट बात करते हैं देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप बर्मा कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? माउंट आबू में किया गया है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पद्म पुरस्कार 2025 के विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और सत्य कथन के बारे में बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा? यहाँ पर से बतूल बेगम कला से संबंधित क्षेत्र मानी जाती है, तो ये आपका सुमेलित सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय व एक्टर्स थिएटर एवं एक्ट राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में राजरंगम के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों इसका जो आयोजन है जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ के सवाल आ जाते हैं। सवाल दे रखा है कि 3 संख्याएं हैं 3, 2, 5 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग है वो 1862 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। देखो साथियों एकदम सरल सा सवाल है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना, जैसा आपने को करना अपन उसी हिसाब से इसको करेंगे। 3 अक्ष आपके पास मान लिया जाता है, 2 अक्ष आपके पास में मान लिया जाता है और 5 अक्ष आपके पास में मान लिया जाता है। दे रखा है यहाँ पर साथ में क्या बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग है, चलो वर्गों का योग कर दो। यहाँ पर से वर्गों का योग है वो कितना बता रखा है? यहाँ पर बता रखा है 1862 बता रखा है। कितना आया? 4 अक्ष प्लस यहाँ पर से कितना आ गया साथियों? 9 अक्ष, 9 अक्ष स्क्वायर। बाद में इधर बात करें तो कितना आ गया है? 4 अक्ष स्क्वायर और इधर आ जाता है 25 अक्ष स्क्वायर बराबर 1862 दे दिया। अब यहाँ पर क्या करोगे साथियों ने सभी को जोड़ लो, तो सभी को जोड़ोगे 25, 4 और 9 को जब जोड़ते हो तो आपके पास में कितना आ जाता है? 38 अक्ष स्क्वायर आ जाता है बराबर 1862 आ जाता है साथियों। यहाँ पर से आप 38 को नीचे लेकर आओगे तो अक्ष स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आएगी 1862 बटा कितना आ गई? 38 आ गई। तो यहाँ पर जब इसको काटे तो आपके पास में 49 आ गई। कितने आगे लाड लो? 49 आ जाती है। तो अक्ष की वैल्यू आपके पास में कितने आई साथियों? 7 आ जाती है। तो दूसरी संख्या पूछी गई है, आराम से कर सकते हो। तो दूसरी संख्या यहाँ पर से कितनी आ गई? 2 गुणा 7 बराबर आपके पास में 14 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 सही रहा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a अनुपात इजिकल टू क्या दे रखा है 6, 7, 8 अनुपात में दे रखा है। साथ ही बता रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो साथियों 14 दे रखी है, तो c की वैल्यू पूछ रहा है। इसको अपन किस प्रकार से कर सकते हैं लाड लो, यहाँ पर से अपन बात करें तो इसके बारे में देखो, यहाँ पर से इसको सबको साथ में अपन अक्स लगा के करते हैं, तो इन सभी को जोड़ दो। एक काम करो, जैसे a प्लस बी प्लस का b प्लस सी प्लस का c प्लस a बराबर आपके पास में जब मैंने x लगा कर इनको जोड़ा तो ये 6x 7x 8x बराबर आपके पास में कितना आ गया 21x आ गया। कितना आ गया 21x आ गया। जब मैं इसको पूरा सोल्व करता हूँ तो मेरे पास में a प्लस बी प्लस सी और साथ में 2 2 रहता है, तो 2 मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास में 21x बच जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास में 21x बटा 2 आ जाता है। ठीक है। साथ ही बात करें तो आपके पास में a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू दे रखी है साथियों कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। 14 बराबर आपके पास में कितना आ गया 21x बटा 2 आ गया। यहाँ पर से आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, तो कितनी आ जाती है, ये इधर चला जाता है, तो यह जब आप इसको काटोगे तो किससे कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास में 4/3 बच जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू आप निकाल लिया 4/3। अब अपने को c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू आप किस प्रकार से निकालोगे साथियों, यहाँ पर से अपन निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी है, उसमें से a b घटा दो। आप क्या करोगे, यहाँ पर से देखो c बराबर आपके पास में जाता है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो क्या रखोगे आप a प्लस बी प्लस सी रखा और माइनस का क्या कर दिया a माइनस बी कर दिया। ठीक है, a प्लस बी माइनस को कर दिया। यहाँ पर से अपने बी वैल्यू निकाली है, कितनी थी 21x बटा 2 निकाली है, और माइनस का अपन बात करें तो कितनी है a प्लस बी की वैल्यू अभी निकाली, यहाँ पर से पहले से ऑलरेडी दे रखी है ना, कितनी दे रखी है देखो 6x दे रखी है। ठीक है, ये रही 6x, या फिर अपन इसको x मान के कर रहे हैं तो इसको 6x मान लिया। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो आपके पास में c बराबर 9x बटा 2 आ गई। यहाँ पर से अभी मैं निकाल के लाया हूँ किसकी x की वैल्यू, तो यहाँ पर से 9 गुणा आ जाता है साथियों, कितना आएगा 9/2 तो 7 है ही, और मल्टीप्लाई 4/3 आ जाता है। जब इसको आप काट दो तो आपके पास में c की वैल्यू क्या आएगी 6 आंसर आएगी। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है साथियों कि एक कक्षा में लड़की तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती वो होगी। ये सवाल आपके साथियों पटवार में भी आ चुका है, तो सरल सा सवाल है, कुछ नहीं है, 5x और 3x को आप जोड़ दो। 5x और 3x को आपने जोड़ा तो आपके पास में 8x आ गया। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो अब 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या आपको प्राप्त हो जाती है, तो वो तो संख्या हो सकती है, और 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हो किसी भी संख्या का तो आपके पास में वो संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। 832 होती है, 8×5 40 होती है, 8×7 56 होती है, लेकिन 36 नहीं होती है, ये आपका आंसर है। सरल सा सवाल था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं जो क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है। यदि थैले के कुल रुपये 216 रुपये हैं तो थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। देखो 5 रुपये के बारे में बात करें तो 5 गुणा 4x बराबर आपके पास में 20x आ गया। दूसरा अगर बात करें 2 रुपये के बारे में तो 2 गुणा कितना आ गया 5x बराबर आपके पास में 10x आ गया। ठीक है लाड लो। और 1 रुपये के बारे में बात करें तो 1 गुणा यहाँ पर से कितना जाता है साथियों, ये आता है 6x दे रखा है, तो आपके पास में 6x आ गया। इनका जो टोटल आपके पास में कितना आएगा साथियों 20x, 10x और 6x का जो टोटल आएगा आपके पास में कितना जाता है 36x जाता है। और ये 36x किसके बराबर है 216 के बराबर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, कितनी आएगी, जब इसमें भाग दो तो आपके पास में 6 आंसर आ जाएगा। अब इस 6 से आप सब की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपके पास में किसकी पूछी गई है, यहाँ पर से 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। देखो यहाँ पर से किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर से इसका जो अनुपात है वो 4 है, तो 4 गुणा 6 आपके पास में 24 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं कि 3 संख्याओं का योग है 392। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या आपसे पूछी गई है। देखो साथियों अपन क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c लिख रखा है, यहाँ पर से जो भी संख्या दे रखी है उसी के हिसाब से बात करेंगे। 2 3 दे रखा है और साथ ही 5 8 दे रखा है। इधर अपन बात करें तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल कितना आ गया, ये 10x आ जाता है, या फिर 10x इसको बोल सकते हो। ये कितना आ गया, या फिर यहाँ पर लिखो 10
15 और 24 आ गया। तो देखो साथियों, इन सभी का जो टोटल आपके पास में कितना आएगा, इन सभी का टोटल आएगा 49, ठीक है, या फिर 49x बोल सकते हो। तो आपके पास में 49x बराबर कितना दे रखा है, 392 दे रखा है। लाड लो, x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 392 बटा 49 आ जाता है। तो जब आप इसको काटोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 8 आ जाता है। अब सवाल क्या पूछा गया कि पहली संख्या का पूछी गई, तो पहली संख्या को यहाँ पर से कितना था, 10x था। लाड लो, x की वैल्यू अभी अपन ने निकाली तो कितना आ गया, यहाँ पर से 10 से आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में 80 आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा। सवाल क्या दे रखा है कि 18-24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, वो पूछा गया है। देखो साथियों, मैं तृतीय अनुपाती इस प्रकार से मान लेता हूँ, 18:24 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर से 18/24 आ जाएगा। दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में क्या आएगा, तृतीय अनुपाती x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो तृतीय अनुपाती हो जाएगा। यहाँ पर से 18x बराबर 24 गुणा 24 और x बराबर आपके पास में यहाँ पर से 24 गुणा बटा 18 आ जाता है साथियों। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 8 गुणा 4 आपके पास में आएगा, ठीक है। और आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो 32 आएगा, ऑप्शन नंबर पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एक राशि है ABC ने 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि A का हिस्सा या फिर A का जो भाग है वो 2500 रुपये, तो कुल राशि आपसे सवाल पूछ रहा है। सरल सा सवाल है साथियों। यहाँ पर से क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि 2x प्लस का 5x प्लस का 9x ये आपके पास में दे रखा है। इसमें से कुछ नहीं करना, x किसको छोड़ो। यहाँ पर से देखो क्या है, 2x बराबर आपके पास में 2500 रुपये बता रहा है। कितना बता रहा है लाड लो, 2500 रुपये बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2500 में जब आप इसको आधा करोगे तो आपके पास में 1250 आ जाएगी। कितनी आ गई, 1250। अब क्या पूछा गया कि कुल राशि पूछनी है। तो 2, 5 और 9 का जब मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो इनका कितना आएगा, ये 16 आ जाएगा। 16x बोल सकते हो। तो 16x की वैल्यू अभी आपने निकाली है, कितनी है, 1250 आ जाती है। और जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 20,000 रुपये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या आपके पास में 2:3 प्राप्त हो जाए। देखो साथियों, यहाँ पर से 7/13 अपन कर लेते हैं, इसके संख्या में अपने हर में x जोड़ दिया तो आपके पास में जो रिजल्ट मिल रहा है वो 2/3 मिल रहा है, मतलब कि 2:3 मिल रहा है। दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर से कितना आ गया, 7×21 प्लस का 3x बराबर आपके पास में आ जाता है 13×2 26 आ जाता है, और प्लस का 2x आ जाता है। इन दोनों में जो डिफरेंस आता है तो x की वैल्यू कितनी आएगी साथियों, यहाँ पर से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 21, और इसमें से दोनों का डिफरेंस निकालते हो 21 और 26 में, तो आपका जो आंसर रहेगा वो 25 रहेगा, ठीक है। सरल सा सवाल था। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:7 है, ठीक है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, वो पूछा गया है। देखो साथियों, यहाँ पर से 42 लीटर मिश्रण है, तो जो टोटल अपन रेशियो से अपन बात करें तो कितना जाता है, 5/7 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कितना आ गया, 30 लीटर तो आपका दूध आ गया, इसमें 30 लीटर दूध आ गया। तो इस हिसाब से 50 लीटर में से 30 लीटर आप निकालोगे तो आपके पास में कितना, 42 लीटर में से तो 12 लीटर क्या आ गया साथियों, ये पानी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे साथियों, इसमें से 3 लीटर में पानी और मिला देता हूँ तो 12×3 15 हो गया। तो यहाँ पर से 30:15 हो जाता है। जब आप इसको काटते हो तो आपके पास में 2:1 आंसर आता है, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं कि 720 रुपये को 2 पुरुष 5 महिलाएं और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक पुरुष महिला तथा बच्चे को भाग क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक बच्चे का भाग आपसे पूछा गया है। कोई भी दिमाग नहीं लगाना साथियों, जैसा सवाल दे रखा अपन उसी के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ पर से 2 तो आदमी हैं, 3 क्या हैं, महिलाएं हैं, और कितने हैं, 8 बच्चे हैं, ठीक है। 8 अपने चिल्ड्रन कर लेते हैं। इनका रेशियो कितना दे रखा है साथियों, 3x, साथ ही बात करें तो 2x, और साथ ही x दे रखा है। जब आप इनसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में कितना हो गया, ये 10x हो गया, ये 6x हो गया, ये 8x हो गया, इतना आ गया। यहाँ से कितना आएगा साथियों, देखो इसमें से थोड़ा सा चेंज करना, ये 5 हैं, 5 वुमेन हैं, तो जब इसको करोगे तो आपके पास में आ जाता है 10। और ये पहले वाले में कितना है साथियों, यहाँ पर जाता है 6x
10 अक्स और यहाँ पर से कितना है 8 अक्स आपके पास में दे रखा है। अब इनका टोटल कर लो, आप टोटल करोगे तो कितना आएगा 6 अक्स 10 अक्स 8 अक्स का जो टोटल करोगे तो आपके पास में जाता है साथियों कितना 24 अक्स आ जाता है। और 24 अक्स किसके बराबर है 720 के बराबर है, तो मैं अक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। कितना आएगा 720/24 आ जाता है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आएगा साथियों, जब इससे भाग देंगे आपके पास में आएगा अक्स की वैल्यू आएगी 30 रुपये। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक डिब्बे में 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये के सिक्के हैं तथा उनके मूल्य क्रम से 15, 4, 2 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या 112 है तो डिब्बे में 2 रुपये के सिक्के कितने हैं वो पूछा गया है। देखो साथियों 5 रुपये हैं 2 रुपये हैं और 1 रुपये है, इनका अनुपात 15 दे रखा है। 15 अक्स बोल सकते हो, साथ ही बात करें तो 4 अक्स दे रखा है और साथ ही 2 अक्स दे रखा है। 5 रुपये के सिक्कों के बारे में बात करें तो कितने हैं 5 रुपये के 3 अक्स आ जाते हैं। 2 रुपये के बारे में बात करें तो 2 रुपये के 2 अक्स आ जाते हैं और 1 रुपये का 2 अक्स आपके पास में दे रखा है। ये सिक्के आपके पास में देखने को मिलते हैं। कुल सिक्कों के बारे में बात करें लाडलो तो कुल सिक्के कितने हो गए, इन सभी का टोटल आपके पास में 7 अक्स आ जाता है। और यहाँ पर से 7 अक्स बराबर किसके है साथियों 112 के हैं। अक्स की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, तो अक्स की वैल्यू कितनी आएगी 16 आ जाती है। अब पूछा क्या गया है कि 2 रुपये के सिक्के बताने हैं, तो 2 गुणा 16 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में 32 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहले वाला। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि 2 पात्र में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है और 5:7 है। दोनों को 1:2 के अनुपात में किस पात्र में मिलाया जाता है, तो उस पात्र में एल्कोहल और पानी का अनुपात आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अपन बात करें तो किसके बारे में साथियों, यहाँ पर से पहला बर्तन है, उस पहले बर्तन में देखो ये पहला बर्तन आ गया, इसमें से अनुपात 3:4 दे रखा है। ठीक है, इसमें से एक तरफ तो अपन क्या कर लेते हैं पानी कर लेते हैं, यह रहा पानी, और दूसरी तरफ अपन बात कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं एल्कोहल कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं साथियों एल्कोहल कर लेते हैं। इसी हिसाब से बात करें तो देखो कितना आ जाता है, यहाँ पर से सबसे पहले पानी कितना आएगा 4/7 आ जाता है और एल्कोहल की मात्रा कितनी आएगी 3/7 आ गई। दूसरा पात्र बात करते हैं, दूसरे पात्र में क्या है, दूसरे पात्र में जो पानी है साथियों वो कितना जाता है, यहाँ पर से 7/12 दे रखा है। ठीक है, और एल्कोहल की मात्रा 5/12 आ जाती है। इतना आराम से कर लिया। बाद में क्या कह रहा है साथियों, इनका जो अनुपात है V1:V2 मतलब कि 1:2 में करना है। ठीक है, तो पहले अपन क्या कर लेते हैं साथियों एल्कोहल को एक साथ लेकर आ जाते हैं। तो एल्कोहल को अपन किस प्रकार से करेंगे 3/7 आ जाता है। ठीक है, 3/7 अक्स कर लो इसको, साथ ही बात करें तो 5/12 दे रखा, तो यहाँ पर से 2 अक्स से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना निकल कर आएगा, इन सभी का जो एक आएगा 3/7 अक्स प्लस का जाता है 5/6 अक्स, 2 से 2 ही कट जाता है, तो यहाँ पर से ये आ जाता है, एक टर्म ये आ गई। दूसरे में बात करते हैं पानी की तरफ, ये अल्कोहल के बारे में हो गई। पानी के बारे में बात करें तो कितना आ जाता है साथियों, पानी का कितना आएगा 4/7 अक्स आ जाता है। सेम अपन बात करें तो 5 यहाँ पर से 7/12 आ जाता है और साथ ही 2 अक्स आ जाता है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास में 4/7 अक्स प्लस का और दूसरा जाता है 7/6 अक्स आ जाता है, ये पानी का आ जाता है। अब इन दोनों का आप जोड़ दो तो एल्कोहल के बारे में बात करें तो कितना आएगा, यहाँ पर से नीचे वाले में जब आप इस वाले में जब आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास में आ जाता है साथियों कितना 18 अक्स प्लस का 35 अक्स बट्टा जाता है 42। ये तो कितना आ गया, ये एल्कोहल का आ गया। ठीक है, इधर आ जाता है पानी का। पानी के बारे में बात करें तो दोनों का कितना आएगा साथियों, सेम वही आ जाता है, कितना आएगा 24 अक्स प्लस का 49 अक्स आ जाता है अपॉन का 42 आ जाता है। इन दोनों से जब आप क्या करते हो अनुपात आपको निकालना है, दोनों का आप काट दो, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 53 अक्स, और ये ऊपर वाला कितना आ गया साथियों, ये आ जाता है 73 अक्स। अक्स से अक्स कैंसिल हो जाता है तो 53:73, 53:73 कौन सा रहेगा, चौथे वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि एक हीरे के मूल्य उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती हैं। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य है वो 70,000 रुपये की हानि हुई
तो मूल हीरे का मूल्य कितना होगा वो पूछा गया है। देखो सबसे पहले बात करें साथियों, जो भी चीज़ें हैं अपने पास में से क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उसी के हिसाब से अपन काम करेंगे। मूल जो टोटल 12 वो कितना आ गया साथियों, 1x प्लस का, 2x प्लस का, 3x प्लस का, 4x बराबर आपके पास में 10x दे दिया जाता है। और बाद में बोला गया है कि इनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि 10x का स्क्वायर आपके पास में पता चल जाता है 100 के x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कहता है साथियों, यहाँ पर से इन सभी के साथ में आप क्या कर लोगे, इनके बराबर बताया गया है। तो बराबर क्या आएगा, देखो वर्ग के अनुक्रमानुपाती बता रहा ना, तो के आ जाता है, के के साथ में 1, इसका 1 का स्क्वायर 1 करोगे तो आपके पास में x स्क्वायर आ जाता है। इधर बात करें तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में के x स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। दूसरा के का जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर से तीसरे वाले का तो 9 आ गया, और चौथे वाले का जब आप करोगे तो के x स्क्वायर कितना आ गया, 4 का 16 आ जाता है। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है लाड लो, यहाँ पर से कॉमन बात करें तो सारे में से जो कॉमन आ रहा है वो के x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। बाद में बच रहा है 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 बच रहा है। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 30 के x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर से अब उसको घटाना है कि कितना क्या हानि हो रही है। टोटल पहले कितना था, 100 के x स्क्वायर था, अब कितना हो गया, इस प्रकार से इसका घाटा हो जाता है। तो यहाँ पर से कितना आएगा साथियों, 70 के x स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर से बोला कि 70,000 रुपये की हानि हो रही है, तो इसके बराबर रख लो साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या आएगा, के x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 1000 रुपये आ जाती है। ठीक है, 1000 आ जाती है। अब अपने को मूल उसका मूल्य निकालना है, एक्चुअल उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप किस एक्चुअल कितना था, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, यहाँ पर से 100 गुणा 1000, तो ये आ जाता है साथियों उसका एक्चुअल वैल्यू 1000 रुपये आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ए तथा सी का मध्य अनुपाती बी बता रहा है। मतलब क्या कह रहा है साथियों, इनका मध्य अनुपाती है। मतलब क्या कह सकते हैं, इनको ए अनुपात बी अनुपात सी है, इस प्रकार की फॉर्म में है। इसको समानुपाती क्षेत्र में अगर चेंज करते हैं तो इसको, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर से ए बटा बी बराबर बी बटा सी आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे साथियों, इन दोनों का जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है, ए सी आ जाता है, और बी बराबर अपने पास में रूट ए सी आ जाता है। अब यहाँ पर आपने क्या निकाला, बी की वैल्यू आपने निकाल ली साथियों। जो आपके पास में ये चीज़ें दे रखी है अपन उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो ए माइनस का जाता है, बी की वैल्यू अभी आपने निकाली, रूट ए सी आपने वैल्यू निकाली, यहाँ पर से क्यूब आ गया। अनुपात अपन निकालते हैं बी माइनस का। ठीक है, और दोबारा से अपन बात करें तो बी की वैल्यू अभी अपने निकाली है, कितनी निकाली है, रूट ए सी माइनस का सी, और यहाँ पर से ये आ जाता है। अब इन टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन कॉमन आ रहा है, इस वाले में तो रूट ए कॉमन आ रहा है, इस वाले में रूट सी कॉमन आ रहा है। तो ठीक है, रूट मैंने क्या किया, ए कॉमन ले लिया, तो ये इसकी पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। इधर अंदर क्या बचा साथियों, अंदर बचा रूट ए माइनस का रूट क्या बचा साथियों, यहाँ पर से बच गया रूट सी की पावर 3 बच गया, अनुपात में रह गया। यहाँ पर से क्या कॉमन आ गया लाडलो, यहाँ पर से रूट सी कॉमन आ जाता है। ठीक है, इधर क्या बचा, रूट ए माइनस का रूट सी की पावर 3 आ जाती है। अब यहाँ पर से क्या क्या कट गया साथियों, यहाँ पर से ये कट गया इससे, और ये कट गया इससे। आपके पास में जो लास्ट में टर्म बचती है, रूट ए की पावर 3 बचा है, अनुपात का रूट सी की पावर 3 बचा है। जब आप इसको रूट को हटाते हो तो ए की पावर 3/2 अनुपात सी की पावर 3/2 बच जाता है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला सही रहा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों की 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो यह अनुपात 8, 11, 14 का हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रारंभ में तीनों कक्षा में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी वो पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 दे रखा है। ये तो पहले अनुपात था, अब कितना हो गया लाडलो, ये हो गया 11, 8, 11 और 14 हो गया, ये हो गया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर से ये कह रहा है कि बराबर बढ़ा है, मतलब कि देखो इनको बराबर किस प्रकार से बढ़ा, यहाँ पर से 6 बढ़ गया, और यहाँ पर से बात करें तो यहाँ पर से 8 बढ़ गया, और यहाँ पर से 10 बढ़ गया। अंतर अपने पास में से देखने को नहीं मिलता है।
ठीक है। अब इन सभी का अंतर कितना है, 3 अंतर आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये बोला कि हर विद्यार्थी में बराबर बढ़ रहा है, तो इसमें से 6 बढ़ गया, इसमें 8 बढ़ गया, इसमें से 10 बढ़ गया। अब इनको अपन क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो साथियों अपन क्या जाता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाला को, इस वाले टर्म को, तो आपके पास में जो नया रेशियो आएगा 6:9:12 आ गया, और नीचे 8 आ गया, और साथ ही 11 आ गया, और 14 आ गया। अब देखो ना, इसमें से 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, सबका बराबर बराबर हो गया। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए साथियों, 6, 9 और 12 को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास में 27 आपने निकाल ली है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना का है साथियों, 2 का है। 2 बराबर मतलब कि 12 छात्र हो गए, तो 1 बराबर आपके पास में कितना हो गया, 6 आपके पास में देखने को मिल जाता है। तो जो 27 है उस 27 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में 162 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, एक चोर है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है तथा 10 सेकंड बाद एक सिपाही 12.5 मीटर की रफ्तार से उसका पीछा करता है, तो कितनी दूरी के बाद में सिपाही चोर को पकड़ेगा, वो सवाल पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो चोर है, वो चोर कितनी दूरी तय कर लेता है। चोर 10 सेकंड दौड़ता है, 10 सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहा है, तो यहाँ पर से 100 मीटर उसने दौड़ा। ठीक है। अब क्या कर रहा है साथियों, यहाँ पर से ये चोर भी इधर ही दौड़ रहा है, चोर के पीछे भी सिपाही दौड़ रहा है। अब इनकी क्या होगी साथियों, एक सापेक्ष चाल अपनों को फाइंड करनी है। दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं, तो सापेक्ष चाल में से क्या होता है, दोनों चाल में से घटा लिया जाता है। तो 12.5 माइनस का आपके पास में 10 आ गया, सापेक्ष चाल कितनी आ गई, 2.5 मीटर सेकंड आ जाती है। अब इतना आपने कर लिया, आपके पास में अब अपने को टाइम निकालना है साथियों। तो देखो कितने आ गए, d बटा सापेक्ष चाल का अपन भाग देते हैं, दूरी कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है। और यहाँ पर से 2.5 का जब अपन भाग देते हैं तो 40 सेकंड आपके पास में देखने को मिलता है। 40 सेकंड हो गया, तो यहाँ पर से क्या करोगे, यहाँ पर से कितनी दूरी के बाद में पकड़ लेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12.5 गुणा जो आपने निकाली है भी 40 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 500 मीटर बाद में वो उसको पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर दूसरे वाला। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसने प्रति घंटे कितने मिनट का विश्राम किया, वो सवाल पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले बिना रुके वो चल रहा है तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और विश्राम के साथ चल रहा है तो वो कितना चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब ठीक है, अब क्या होता है, जो चाल में कमी आती है वो कितनी आती है साथियों, इन दोनों का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपको देखने को मिलता है। अब क्या करेंगे साथियों, अपने को समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। और जो सारे के सारे जो ऑप्शन हैं साथियों किस में दे रखे हैं, मिनट में दे रखे हैं। तो 20/60 का जब आप भाग दोगे आपके पास में, ठीक है, यहाँ पर से क्या हुआ कि कितने मिनट बाद विश्राम किया वो पूछा गया, तो यहाँ पर से 20/60 गुणा 60 आ जाता है। ठीक है। तो आपके पास में जब इसको काटते हो तो आपके पास में आंसर आएगा 20 मिनट उसने विश्राम किया। नेक्स्ट बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक चोर एक कार को अपराह्न 2:30 चुराता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। चोर को अपराह्न 3 बजे देखा जाता है। कार का मालिक दूसरे कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है। चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। ठीक है। अब देखो साथियों, अपन किस प्रकार से करेंगे। जो चोर है वो 2:30 बजे चोर का भाग जाता है। कितना बजे होगा, 2:30 बजे, और कितनी चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरा जो मालिक है उसने अपनी कार को कितने बजे देखा साथियों, 3 PM पर देखा। कितने बजे देखा, 3 बजे, और वो 75 किलोमीटर की रफ्तार से उसको पकड़ता है। अब क्या है साथियों, दूरी समान है, वो भी याद रखना। अब सबसे पहले बात करें, चोर के द्वारा जो दूरी के तय की जाती है वो कितनी आती है, 60 आ जाती है। 60 के साथ में बात करें तो ये तो चाल है उसकी चाल, और समय मैंने उसको मान लिया, अक्स मान लिया गया। ठीक है। ये तो कौन आ गया, ये चोर आ गया। अब बात करते हैं मालिक के बारे में। तो मालिक कितनी करता है, तो 75 आ जाता है साथियों। यहाँ पर से क्या बताया गया है, यहाँ पर से बताया गया कि वो 75 किलोमीटर से 3 बजे उसको देखता है, मतलब कि 30 मिनट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर से। तो अक्स माइनस का 30/60 आ जाता है। ठीक है। तो आपके पास में जब आप निकालोगे तो इन दोनों के बराबर आपको देखने को मिलेगा 60 अक्स बराबर का 75 अक्स माइनस का, जब आप इसको काटोगे तो आपके पास में 1/2 आ जाता है साथियों। 1/2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर से 1/2 अपन रख देते हैं। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास में 60 अक्स बराबर
75x माइनस का 75/2 आ जाता है। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास में कितना मिलेगा, 60x और 75x का, तो आपके पास में कितना मिलेगा साथियों, ये मिल जाता है 15 मिल जाता है। ये 15x बराबर आपके पास में 75/2 आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास में जब x की वैल्यू आप निकालते हो तो कितना आ जाता है साथियों, 5/2 आ जाता है। तो 5/2 को अपन क्या कर सकते हैं, 2 सही 1/2 घंटे। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि 2.5 घंटे बोल सकते हो, 2.5 घंटे बोल लिए। तो यहाँ पर से 2 बजे तो सॉरी 2:30 बजे तो वो क्या कर रहा है, चोर कर भाग रहा है, और 2.5 घंटे बाद में उसको पकड़ा जा रहा है, मतलब कि 5 बजे, शाम को 5 बजे आंसर रहेगा तीसरे वाला। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि एक कार समान चाल से एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करती है। कार की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर उतनी ही दूरी 7.5 घंटे में तय की करती है, तो उसने कितनी दूरी तय की वो पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो कार है उस कार की चाल अपन ने मान ली क्या, x मान ली, दूरी मैंने उसको मानी कितनी, y मान ली जाती है, और समय कितना दे रखा है साथियों, t आपके पास में 8 घंटे दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 घंटे पहले से ही दे रखा है। तो यहाँ पर से किस प्रकार से आएगा, y बराबर आपके पास में 8x आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। बाद में क्या करा कि 4 घंटे बढ़ा देता है, बढ़ाने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से कितने आएगी साथ, और साथ ही 7.5 घंटे में तय करती है, मतलब कि इसको 15/2 में इसको चेंज कर लेते हैं। तो अब की बार जो दूरी होगी वो क्या होगी, y बराबर x + 4 और इंटू आ जाता है साथियों 15/2 आ जाता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर अपन इसको जब सोल्व करते हैं, इन दोनों को अपन बराबर रख लेते हैं। तो बराबर अपने पास में कितना आ जाता है, यहाँ पर से 8x बराबर आपके पास में से x + का 4 और इंटू 15/2 आ जाता है। तो यहाँ पर से जब इसको बराबर करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 16x अपन लिख लेते हैं, और ये 15x प्लस का 15 चौक आ जाता है कि यहाँ पर 60 आ जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू साथियों कितनी आ गई साथियों, यहाँ पर से x की वैल्यू 60 आ जाती है। अब मेरे को बताना है कि कितनी दूरी तय की गई। तो पहला जो इक्वेशन है इसमें से 8 × 6 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना जाता है, यह जाता है 48,480, मतलब कि ऑप्शन नंबर दूसरे वाला आपका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 2 शहर हैं ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक ट्रेन शहर ए से पूर्वाह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर बी की तरफ चलती है। दूसरी ट्रेन बी से पूर्वाह 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर ए की तरफ चलती है। दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिलेंगी वो पूछा गया है। देखो साथियों, इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, यहाँ से ए है और यहाँ से बी है, ये मैं ए मान लेता हूँ, यहाँ से बी मान लेता हूँ। दोनों ट्रेनें आ गई। अब एक ट्रेन है वो 8 बजे चलती है, भाई चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाली 9 बजे चलती है। इस 8 बजे वाले की ट्रेन है वो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और इस वाले की 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो बता रखा है। और साथ ही बता रखा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 330 किलोमीटर है, ये बता रखा है। लेकिन देखो साथियों, अपन 8 बजे से लेकर 9 बजे तक है ये सी पर पहुंच जाती है। कहाँ पर पहुंची, जो ए ट्रेन है वो सी पर पहुंच जाती है। तो देखो सी के बारे में बात करें तो कितना जाती है, मतलब कि 1 घंटा लगा। ठीक है, चाल उसकी 60 किलोमीटर, तो 60 गुणा अपन क्या कर देंगे साथियों, 1h कर देंगे। तो आपके पास में जो एसी की जो दूरी आई साथियों वो कितनी आ गई, यहाँ पर से 60 किलोमीटर आ गई। ठीक है, और 330 के अंदर से आप घटा दो कितना, 60 घटा दो तो आपके पास में आ जाएगा 270 आ जाएगा। अब क्या होगा साथियों, अब मेन जो मुकाबला होगा वो इन दिन के बीच में होगा। ये भी 9 बजे यहाँ पर पहुँच गई, ये यहाँ पर पहुँच गई, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 270 है। अब क्या होता है साथियों कि दोनों एक दूसरे की ट्रेन, क्या ये बसें हैं, ये क्या चल रही हैं साथियों, ये चल रही हैं ट्रेन है वो एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं साथियों। तो विपरीत चल रहे हैं तो उनके सापेक्ष चाल जब आप फाइंड करोगे तो दोनों चालें आपके पास में जुड़ जाएंगी। मतलब कि 60 + 75 का जब आपके पास में इसको जोड़ देना है तो आपका कितना आ गया, 135 आ गया। अब इन दोनों ये कब मिलती हैं वो बात करते हैं साथियों। टोटल दूरी 270 आ जाती है, तो 270/135 से अपन जब इसको काटते हैं तो आपके पास में कितना आ जाता है, ये आ जाता है 2 बार कटता है, मतलब कि 2 घंटे आ जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे चले तो साथियों देखो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों 9 बजे चल रहे हैं, तो ये कब मिलती हैं वो पूछा गया है। तो मतलब कि
यहाँ पर से ये 11 बजे मिलेंगी। कितने बजे मिलेंगी? 11 बजे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। बताया गया है कि एक बस दिल्ली से अम्बाला 75 किलोमीटर की चाल से जाती है तथा वापस उसी रास्ते 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। यदि वह वापसी की यात्रा में 40 मिनट अधिक समय लेती है तो दिल्ली और अम्बाला के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। सरल सा सवाल है साथियों। सबसे पहले बात करें, दिल्ली से अम्बाला तक की जो दूरी है वो आपने डी मान ली, ठीक है। और जाते समय वो कितना लगा रही है? D/75 लगा रही है, ठीक है। आते समय D बटा कितना लगा रही है साथियों? 60 लगा रही है। दोनों यहाँ पे क्या जाता है, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस बता रहा है 40 मिनट अधिक ले रही है, मतलब कि 40/60 अपने इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर से कितना आ गया? 2/3 घंटे इनका डिफरेंस आ जाता है। इन दिन डिफरेंस के बारे में बात करें तो D/75 माइनस का D/60 बराबर आपके पास में क्या रख दो? 2/3 रख दो, जो अभी आपने निकाला है। जब इनका एलसीएम लेते हो तो आपके पास में 300 आ जाता है, ठीक है। ये 5D और ये आ जाता है साथियों 4D बराबर आपके पास में 2/3 आ जाता है, ठीक है। जब आप इसको काटते हो तो आपके पास में D/300 बराबर 2/3 आ जाता है। जब आपके पास में इसको सॉल्यूशन करते हो तो D बराबर आपके पास में 200 आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर दूसरे वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक छात्र अपने घर से विद्यालय तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। नियत समय से 30 मिनट विलंब पर पहुंचता है, परंतु जब 6 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 5 मिनट विलंब से पहुंचता है। घर से विद्यालय की दूरी आपसे पूछी गई है। देखो साथियों, अपने पास में से एक फॉर्मूला होता है D बराबर S2 इंटू S1 अपॉन का S2 माइनस का S1 इंटू T होता है। यहाँ पर से S2 है ये और S1 है और ये T है। ये क्या है साथियों? ये तो नई चाल है। क्या है? नई चाल आ जाती है। ये पुरानी चाल है, पुरानी चाल आ जाती है। और ये समय का अंतर है। क्या है? समय का अंतर है। अब बात करते हैं, S2 कितना दे रखा है? 6 और 5 दे रखा है। S1 दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस 6:5 दे रखा है। T कितना दे रखा है? एक तो आ जाता है साथियों, कितना दे रखा है? इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 35, तो 35 दे रखा है, एक 5 दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस 25 मिनट हो जाता है। 25 मिनट को मैं किस में बदल लिया जाता है? यहाँ पर से मैं घंटे में चेंज कर लेता हूँ तो 25/60 आ जाता है। इन दोनों का डिफरेंस 30/1 रहा और यहाँ पर से कितना रहा? 25/60 रहा, ठीक। तो जब आप इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, ये 2 से 2 कट जाता है तो 25/2 बचता है। तो मतलब कि 12.5 किलोमीटर प्रति ये आपको देखने को मिलेगी, मतलब 12.5 किलोमीटर है वो दूरी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। सवाल दे रखा है कि योगेश, रविंद्र, सुरेंद्र ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उसका अनुपात है वो 3, 4, 7 में है। यदि उसका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपये है तो सुरेंद्र का लाभांश आपसे पूछ रहा है। करना क्या है? कुछ नहीं करना साथियों। 3, 4 और 7 को जोड़ दो तो आपके पास में कितना आ गया? 14 आ गया। अब किसका पूछा गया? सुरेंद्र का पूछा गया। तो सुरेंद्र का अपन बात करते हैं तो अनुपात कितना है? 7 है। तो 7/14 गुणा 21 अपने पास में है 21,000 है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना जाता है? यह जाता है 10,500 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? चौथे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, A, B और C ने 1290 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि A का हिस्सा B के हिस्से का 3/2 तथा B का हिस्सा C के हिस्से का 1 से ही 3/4 गुणा है। तो A का हिस्सा कितना होगा वो पूछा गया है। देखो साथियों, A बराबर आपके पास में 3/2 B बताया गया है, ठीक है। और B के बारे में बात करें तो 7/4 C बताया गया है। अब इस पर को इस प्रकार से निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? A की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। ये 7/4 है वो निकल जाता है तो कितना आएगा? 21/8 C आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर से A + B + C है वो कितना दे रखा है? 1290 रुपये दे रखा है। अब A, B, C के सब की वैल्यू आपके पास में आ जाती है। यहाँ पर से क्या पूछा गया साथियों? A का हिस्सा पूछा गया, आराम से निकाल सकते हैं। A की वैल्यू अभी मैंने निकाली 21/8 C। B की वैल्यू मैंने अभी निकाली, कितनी थी साथियों? ये आ जाती है देखो 7/4 C आ जाती है। बाद में यहाँ पर से C बराबर 1290 दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ साथियों, इस इक्वेशन को सही करने के लिए क्या करूँगा? 8 से ऊपर नीचे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इस टर्म के अंदर से। तो देखो क्या आ जाएगा? ये आपके पास में बचेगा 21/8 C प्लस का
14/8C प्लस का 8/8C ये आ जाता है और ये 1290 आ जाता है। इतना आपने किया। अब इनका पूरे का एलसीएम लोगे तो आपके पास में 8 एलसीएम आ जाता है। 21 प्लस का 14 प्लस का 8 ये C बराबर आपके पास में जाता है 1290 आ जाता है। जब आप सभी को टोटल करते तो आपके पास में जो कितना आएगा 43/8C बराबर आपके पास में 1290 आ गया लाड लो। और C की वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास में कितनी आ गई 240 आ गई। अब 240 आपने C की वैल्यू निकाली। अब मेरे को क्या चाहिए A का हिस्सा चाहिए। तो यहाँ पर से मैंने बताया था ना, इसको देखो किस प्रकार से करोगे। A बराबर आपके पास में 21/8 आ गया और इनटू कितना निकाला अभी आपने C की वैल्यू 240 निकाली। ये कितनी बार चला जाता है साथियों, ये 3 बार चला जाता है। तो ये आ जाता है तो आपके पास में A की वैल्यू आएगी वो 630 रुपये आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ए बी को दो साझेदार ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद 760 रुपये के लाभ से ए का कितना होगा वो पूछा गया है। देखो साथियों, इसको अपन किस प्रकार से करेंगे। इसको अपन करेंगे जैसे आपके पास में से ए के बारे में बात हो रही है। ए का 4 अक्ष अपन मान लिया, यहाँ पर से बी का 5 अक्ष अपन ने मान लिया। अब देखो 3 माह के लिए बात हो रही है। 3 माह हो गया तो यहाँ पर से कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 12 अक्ष हो जाता है। इधर बी के बारे में बात करें तो बी के बारे में कितना हो जाता है साथियों, ये भी इसने कितना हो गया, बी का भी 3 माह का मतलब कि 15 अक्ष हो जाता है। अब क्या होता है साथियों, ए का जो वापिस है वो कितना जाता है। देखो ए का जो भाग था, ए का 4 अक्ष भाग था, इस 4 अक्ष भाग के अंदर से साथियों इसके अंदर से कितनी पूंजी ले लेता है वो 1/4 ले लेता है। तो 1/4 अपन निकालते हैं तो अपने पास में से उसकी 3 अक्ष बच जाती है। ठीक है, और बी के बारे में बात करें तो बी वापस ले लेता है 1/5 भाग, तो उसकी 4 अक्ष बच जाती है। ये दोनों समझ में आ गई। अब क्या करते हैं साथियों, 7 माह शेष रहते हैं। यहाँ पर बोला कि 10 माह के बाद में, तो 3 माह तक का तो यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई। अब 7 माह तक उसका कितना चलेगा, 3 अक्ष से चलेगा। तो 3 अक्ष गुणा 7 अक्ष आपके पास में 7 माह चलेगा तो ये 21 अक्ष हो जाता है। इसी प्रकार से बी का जो चलेगा वो 4 अक्ष चलेगा और वो भी 7 माह तक चलेगा तो कितना जाता है साथियों, ये 28 आ जाता है। अब होता क्या है साथियों, यहाँ पर से इनका जो कुल है वो टोटल बात करते हैं। तो देखो 3 माह तक तो कितना चला, 12 अक्ष चला, और बाद में 7 माह तक कितना चला, ये चला 21 अक्ष चला। तो टोटल जब अपन करते हैं तो आपके पास में 33 अक्ष बच जाता है। ये तो ए की बात हो गई। बात करें बी के बारे में तो बी को भी अपन सेम टू सेम अपन करेंगे। तो 15 अक्ष तो 3 माह चलेगा और 28 अक्ष कितना माह चलेगा, 7 माह चलेगा। तो ये आपके पास में कितना आ जाता है, 43 अक्ष आ जाता है। दोनों हो गए। ए अनुपात बी का जो रेशियो आया आपके पास में 43:33 आया, सॉरी 33:43 आया। ये दोनों आपके पास में आ जाती है। अब क्या पूछा गया है कि ए का भाग पूछा गया है। तो ए का भाग 33 बटा इन दोनों का जब आप सम करते हो तो आपके पास में कितना हो जाता है साथियों, ये हो जाता है 76 अक्ष। और रुपये कितना था, 760 रुपये था। जब इससे उसको काटते हो तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा साथियों, 330 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि 3 मित्र ए बी सी ने मिलकर क्रमशः 5:7:6 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 40,000 रुपये थी तो वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 33,000 रुपये था। तो उस लाभ सी का हिस्सा क्या था वो पूछा गया है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर से ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। इनका जो रेशियो है 5, 7 और 6 दे रखा है। ठीक है, अब ए कितना निवेश करता है साथियों, 40,000 रुपये निवेश करता है। करने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी 1 यूनिट का अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, 40,000 में अब जब भाग दोगे 5 का तो आपके पास में कितना आएगा, 8,000 आ जाता है। मतलब कि 1 यूनिट का मतलब पता चल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से ए के बारे में बात हो गई। अब बी के बारे में बात हो रही है। बी है, बी की 7 यूनिट है तो साथियों 1 यूनिट का 8,000 रुपये है। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आ जाता है, ये आ जाता है। ये बी का आ गया। इसी प्रकार से सी की अपन राशि निकाल लेते हैं। तो सी का 6 से है तो यहाँ पर से कितना आ जाता है साथियों, ये आ जाता है 48,000 इसका आ जाता है। ए बी और सी तीनों का निवेश आपको पता चल गया।
अब क्या होता है साथियों, यहाँ पर से वर्ष के अंत में बात हो रही है, तो ए है वो 40,000 रुपये है साथियों। कब लगा रहा है? 12 महीने तक लगा रहा है, तो यहाँ पर से इसका ये आ गया, ठीक है, मतलब कि 4,80,000 रुपये आ गया। उसी प्रकार से बात करते हैं अपन बी के बारे में। तो बी के बारे में बात करें तो कितना था साथियों? 56,000 था। और ये भी कितना था? ये भी 12 मंथ तक था, तो यहाँ पर से कितना जाता है? 6,72,000 रुपये इसका आ जाता है। सी के बारे में बात करें तो सी यहाँ पर से क्या है कि 6 महीने तक ही काम करता है, तो उसका 48,000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और 6 से ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये भी कह रहा है, देखो ये तो 6 महीने तक तो इसकी फुल राशि चलती है और बाद में आधी राशि वो निकाल लेता है, तो टोटल उसका जो ऑल ओवर आता है वो कितना आ जाता है साथियों? वो आ जाता है 4,32,000 रुपये आ जाता है। क्योंकि 6 महीने, देखो 6 महीने तो ये किस प्रकार से आया, ये तो 6 महीने तो ये चला और इसका आधा भी इसने रखा 6 महीने, तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। अब देखो साथियों, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो पर निकाल। इसमें से जो भी जीरो कट रहे हैं वो सारे जीरो अपने काट दिए। काटने के बाद में आपके पास में ए का जो रेशियो बचा 480 बचा, इसका 672 बचा और इसका कितना बचा साथियों? 432 बचा। इतना बचा। यहाँ पर से कट रहा है क्या? ये कट जाता है साथियों। किससे कटेगा? ये 10 आ गया, ये 14 आ गया और 9 आ जाता है। इतना आ गया। अब ये कह रहा है कि कुल जो राशि है, वो जो कुल लाभ है वो 33,000 रुपये का आपको पास में देखने को मिलेगा। सी का हिसाब से पूछा गया है, तो 9 बटा इनका टोटल कितना आया साथियों? 33 आ जाता है। तो 33 गुणा 33,000 आपके पास में है। इसका जब आप काटोगे तो आपके पास में 9,000 रुपये आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि ए और बी ने साझा कार्य किया, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर रहे। 8 महीने बाद ए अपने इस कार्य को हटा लेता है तथा उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ पाया, तो बी अपनी पूंजी कितने महीने तक रखी वो पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर से कोई भी दिमाग नहीं लगाना। ए बराबर जैसा दे रखा अपन उसी के हिसाब से काम करेंगे। ए बराबर ये आ गया और बी बराबर आपके पास में 6 आ गया। बाद में क्या करा कि 8 महीने बाद में, ठीक है, तो यहाँ पर से 5x गुणा 8 मान लिया जाता है और 6x गुणा मैं t मान लेता हूँ कि उसको समय निकालना है, और इसका जो अनुपात है वो 5:9 हो जाता है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो t की वैल्यू निकल कर आएगी साथियों, वो कितनी आएगी? 12 आएगी। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि x और y एक व्यापार में साझेदार हैं। x पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है, y लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो y का धन व्यापार में कितने महीने लगा वो पूछा गया है। देखो साथियों, x अनुपात y है, इनका जो टोटल है वो लाभ है वो 1 मान लेता हूँ मैं। यहाँ पर से क्या हो रहा है कि 1/3 भाग हो रहा है, तो 1/3 गुणा कितने महीने तक? 9 महीने तक चल रहा है। ठीक है, बाद में क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर शेष बच जाता है वो y का बचता है 2/3, और समय कितने तक पता है? ये नहीं पता, t बताना है बस। जब इसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास में कितना जाता है? ये इससे कट गया तो 3:2t/3 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर से लाभ ये कह रहा है कि y बराबर 2/5 कह रहा है। ये तो कुल आ गया साथियों, ये y का लाभ आ गया और x का लाभ आपके पास में 3 आ जाता है। अब अपने इसको किस प्रकार से करेंगे? 3/2t/3, ठीक है, और बराबर अपने पास में 3/2 करना है जो दे रखा है। यहाँ से ये कट जाता है साथियों, ठीक है, और साथ ही बात करें तो ये इससे भी कट जाता है, तो आपके पास में जो t की वैल्यू आती है वो 3 आ जाती है। 3 महीना ऑप्शन नंबर दूसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि रेणु ने 60,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक कंप्यूटर का व्यापार आरंभ किया। इसके 6 माह बाद कुणाल ने 90,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। व्यापार आरंभ होने के 1 साल बाद रेणु ने 20,000 रुपये और लगा दिए। 3 वर्ष बाद उन्हें कितने का लाभ हो रहा है साथ? 7,12,000 रुपये का लाभ हुआ। तो इसमें रेणु का भाग कितना था वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर से अपन क्या करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं रेणु के बारे में।
रेणु है ये 12 महीने तक कितना लगाती है साथियों, आपको पास में पता है कि 60,000 रुपये लगाकर व्यापार चला रही है। ठीक है, बाद में ये कह रहा है कि एक साल बाद में वो कितना और लगा रही है साथियों, 20,000 रुपये और लगा देती है। ये लो भाई 20,000 रुपये और लगा दिए गए। अब क्या होता है साथ, इसको अपन करेंगे, देखो सबसे पहले 60,000 रुपये, 60,000 रुपये हैं ये 12 महीने तक चलते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अपन, यहाँ पर से रेणु का दूसरा जो है राशि आ जाती है 80,000 रुपये की, क्योंकि वो 20,000 रुपये और बढ़ा देती है। वो 2 साल चलते हैं, मतलब कि 24 महीने चलते हैं। तो इस प्रकार से जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आपके पास में कितना, तो ये लगभग 264 कुछ आएगा। तो यहाँ पर से ये आ गया और कितने लगे, 4 जीरो ये लगे। ये तो हो गया रेणु का। अब बात करते हैं, ये रेणु है, अब आती है कुणाल। कुणाल कितना है साथियों, ये बोला कि व्यापार के आरंभ होने के बाद में 6 महीने बाद में वो ज्वाइन होता है। मतलब कि साथियों 36 महीने थे, 36 महीने के अंदर से अपन बात करें तो 6 महीने अपन निकाल लिए जाते हैं, तो वो 3 महीने मतलब कि 30 महीने ही काम करता है। और व्यापार कितना पैसा कितना लगाता है, 90,000 लगाता है। ठीक है, तो 30 से अपने पास में से 27 आ जाता है, तो आपके पास में ये आ गया। ठीक है, अब आपके पास में रेणु और कुणाल दोनों का रेशियो आपके पास में प्राप्त हो गया साथियों। तो एक एक्चुअल रेशियो है वो किस प्रकार से कितना आ जाता है, 264:270 आ जाता है। जब इसको और भी काटते हो तो यहाँ पर से कितना आ गया साथियों, 45 आ जाता है, और इसका आ जाता है, इसका तो 44 आएगा, इसका 44 आ जाता है और इसका 45 आ जाता है। ठीक है, और बाद में क्या कह रहा है साथियों कि रेणु का लाभ आपसे पूछ रहा है। तो रेणु का लाभ अपन बात करें तो कितना जाता है, 44 प्लस 45 को जब आप ऐड करोगे यहाँ पर से 44 प्लस 45 इंटू 7,12,000 रुपये की राशि है वो आपको दे रखी है। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास में कितना आंसर आएगा, 352 कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है कि अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 महीना बाद रचित ने 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इसके लाभ का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करें, अमन आ जाता है, अमन के बाद में सामंत आ जाता है, सामंत के बाद में रचित आ जाता है। ये तो 24 महीने चलता है, ये 18 महीने चलता है और ये 15 महीने चलता है। इनका जो भी है उन सभी से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास में कितना आएगा, देखो यहाँ पर से 40,000 रुपये की राशि तो क्या लगा रहा है, अमन लगा रहा है, मल्टीप्लाई 24 से आप करना है तो आपके पास में ये 96 जाता है और ये 4 जीरो लग जाते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, 60,000 रुपये और लगाता है, ये कितने महीने के, 18 महीने का लगाता है साथियों। तो 108 इसका जाता है, 4 जीरो ये लग गए। दूसरा बात करते हैं, ये 50,000 रुपये लगाता है और यहाँ पर से 15 महीने तक चलता है, तो ये 75 आ गया, ये 4 जीरो और लग गए। एक्चुअल रेशियो बात करें तो साथियों आपके पास में कितना कितने का बनेगा, 96 का बनेगा, 108 का बनेगा और 75 का बनेगा, ये रेशियो बना। अब एक काम करो, इनमें से किसका भाग जा रहा है साथियों, 3 का भाग जा रहा है, जाने दो भाई 3 का। तो आपके पास में 32:36:25। ठीक है, ये अनुपात आपके पास में प्राप्त हो जाता है उसका। अब यहाँ पर से कोई दे रखा है क्या, 32, 36 और 25, 32, 36, 25 कोई नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि शूल पाणी शब्द किस समास का उदाहरण है। तो किसका है साथियों, ये बहुव्रीहि का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो किस में नहीं है साथियों, सभा मंडप में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि शिवापरण में समास है। तो शिवापरण में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है। तो सामासिक पद कौन सा नहीं है साथियों, शोकाकुल है, मनोज है, युवराज है, रंगमंच आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में द्वंद्व श्वास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है साथियों, छुई मुई में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सामासिक पद का विग्रह सही है, वो पूछा गया है। तो देखो, लोकपाल है तो लोक का पाल, ये बात एकदम गलत आती है। परमाणु है, परम है जो अणु, ये एकदम सही बात है, ये एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है साथियों, बारहसिंगा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं,
कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? बहुमूल्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है साथियों? रित सत्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग नहीं हुआ है? विषाद शोक होता है, संकीर्ण विस्तार एकदम गलत बात होती है साथियों। यहाँ देखो, यहाँ पर से थोड़ा सा देखना, विषाद शोक नहीं होता है और संकीर्ण का विस्तार होता है, मतलब संकीर्ण का मतलब होता है कि सिकुड़ा हुआ, और विस्तार का मतलब होता है कि फैला होता। एकदम बात सही है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योति का विलोम पूछा गया। तो ज्योति का मतलब क्या होता है? मतलब कि उजाला होता है, तो इसका विलोम होता है तम, अंधियारा या फिर अंधकार। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म पूछा गया है। तो सही विलोम शब्द कौन सा आएगा? सलिष्ट का विलिष्ट आएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है 134 के बाद में 135। अज्ञ का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो अज्ञ का विज्ञ होगा। सृष्टि का विलोम शब्द बात करें तो सृष्टि का प्रलय होगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? मितव्ययी और अल्पव्ययी, आपसे ये बात यहाँ पर से सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में सही विलोम शब्द है वो पूछा गया है। तो देखो कौन सा आएगा साथियों? उन्मूलन, और दूसरा आ जाता है स्थापन आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निषिद्ध शब्द का विलोम है। तो निषिद्ध शब्द का विहित है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में परस्पर विलोम युग्म नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? कदाचार और दुराचार में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो वो किसको कहते हैं साथियों? मितभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द का सार्थक नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है? बिना पल के गिराए देखना, यह जाता है निर्विमेष आ जाता है, ठीक है। दूसरा पर्वतों के नीचे की भूमि, ये क्या हो जाती है साथियों? अधितक्या का यहाँ पर बताया गया, तो ये बात एकदम गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं युत्सु शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल आता है कि जो वस्तु कठिनाई से प्राप्त हो के लिए उपयुक्त शब्द पूछा गया है, तो दुर्लभ होता है इसका सही। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल दे रखा है कि वह जो किए गए उपकार माने वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया, तो उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं साथियों। मर जाने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया, तो कौन सा आएगा? ममूर्षा आएगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है साथियों? देखो कौन सा आएगा? जिसका सही आंसर रहेगा, ये रहेगा शत्रु को मारने वाला, शत्रुघ्न आ जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है, तो कौन सा आएगा साथियों? वात्सल्य आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? यात्रा है कि मात्रा से अधिक वर्षा होना अल्पवृष्टि होता है, तो अतिवृष्टि उसको कहा जाता है। अल्पवृष्टि होता है कि मात्रा से कम वर्षा होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वह जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है, तो उसको कहा जाता है अतीन्द्रिय। नेक्स्ट बात करते हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज़ लोकोक्ति का भावार्थ आपसे पूछा गया है, तो साथियों क्या आएगा साथियों? इसका आएगा बड़ों के बीच में छोटे आदमी को कौन सुनता है। नेक्स्ट बात करते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ आपसे पूछा गया है, तो इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा? वो रहेगा बहुत सुस्ती से काम करना। नेक्स्ट बात करते हैं किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो यहाँ पर से क्या कहा गया है? देखो अंधों में काना राजा, यहाँ पर चला जाता है कि अल्पज्ञ में अज्ञानी कोई बुद्धिमान माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल कौन सा जाता है? किस लोकोक्ति का भावार्थ सही है वो पूछा गया, तो साथियों आधा तीतर आधा तीतर आधा बटेर अनमेल अनमेल योग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि ओछे आदमी की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति पूछी गई है, तो कौन सा रहेगा साथियों? यहाँ पर से रहेगा कि ओछों के प्रति जैसी बालू की भीत।
नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का भावार्थ आपसे पूछा गया है। तो कौन सा आएगा? यह आएगा सिद्धांतहीन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में लोकोक्ति नहीं है? तो कौन से में नहीं है साथियों? यह आता तू डाल डाल में पात पात में लोकोक्ति नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का भावार्थ आपसे पूछा गया है। तो मन में पवित्रता ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का भावार्थ आ जाता है। तो इसका जो सही अर्थ रहेगा वो कौन सा रहेगा साथियों? वो आ जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और आज का लास्ट सवाल आ जाता है, मदुरई सुस्त गवाह चुस्त, लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है। पीड़ित व्यक्ति का निष्क्रिय होना इसका सही आंसर आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में साथियों आपका जो वीडियो का माइनर 2 है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आगे जितने भी पेपर होंगे, वीडियो के हो गए, पटवार के अभी फाइनल पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसके फाइनल 5 होंगे, वो भी अपन करेंगे साथियों। और दूसरा बात करें, 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके भी माइनर अपन 3 कंप्लीट कर चुके हैं, उसके भी माइनर मेजर जितने भी होंगे वो सारा का सारा एनालिसिस करेंगे अपन साथियों। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।